वेलकम एवरीवन। हम सोशलाइजेशन कर रहे थे और अब उसका दूसरा पार्ट करने का टाइम आ गया। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखना। उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन, उसके टाइप्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिटेल में बात की है। और ये वाला लेक्चर आप इंश्योर करें कि उसको देखने के बाद ही देखें, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में हमें क्या क्या करना है, हमें थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ना है प्लस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़, पहले कुछ बेसिक्स हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग द थियरीज, तो पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट कुछ टर्म्स हैं। तो पहला टर्म क्या है, इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट। ये इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, आप पढ़ो। ऑब्जेक्ट दैट चाइल्ड क्रिएट्स इन हिज ओन माइंड so that he can imagine it even in its absence। internalized object क्या है, एक ऐसा वो ऑब्जेक्ट है जो बच्चा अपने दिमाग में बना लेता है so that जब वो ऑब्जेक्ट वहाँ ना हो तब भी वो उसे इमेजिन कर पाए। दिस इज़ बेसिक आइडिया अबाउट इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा खिलौने से खेलता है और खिलौने का नाम है, खिलौना कौन सा है, गाड़ी है, जो जिसमें से हॉर्न की आवाज़ आती है पीप पीप करके। ठीक है, तो बच्चा उससे खेलता है और उसे बड़ा मज़ा आता है उसे खेल के। ठीक है, और वो जब भी बटन दबाता है उसमें से आवाज़ आती है पी पी पी। तो एक दिन जब गाड़ी नहीं मिलती तो अपने पेरेंट्स से क्या कह के गाड़ी मांगता है कि मेरी पी पी कहाँ है। वो ये नहीं बोलता कि वो खिलौना कहाँ है जिसमें 4 पहिए थे, ये था, नहीं, वो कहता है पीपी कहाँ है। पीपी मतलब वो कार कहाँ है। और ऐसा क्यों हुआ, जब वो कार वो आवाज़ कर रही थी तो उस चीज़ को उस बच्चे ने बार बार उस बच्चे के दिमाग ने ऑब्जर्व किया और उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया कि ये पर्टिकुलर चीज़ पीपी करती है, इसलिए ये पीपी है। अब जब कार नहीं है उसके सामने तब भी वो उसको इमेजिन कर पा रहा है, उसको इमेजिन करके उसने उसको एक नाम दे दिया। तो उस कार का जो इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट उसके दिमाग में वो क्या है, पीपी। ठीक है, ऐसे ही आप इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट अबाउट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर अ चाइल्ड देर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दस वॉट एवर चाइल्ड स्टार्ट्स टू रिकोगनाइज बिकम्स इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बच्चे के पास कोई एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो नहीं होती। आप बड़े हो, आप सोशलाइज हो चुके हो इस सोसाइटी में, तो आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। आप कार को कार ही बुलाओगे, आप कार को पीपी नहीं बुलाओगे, क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी देखने का तरीका है। बच्चे के पास ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप उससे ये बोलोगे कि ये आपके पापा नहीं, ये आपकी मम्मी है, और उस बच्चे को आप 20 बार ये चीज़ डेली बोल रहे हो, धीरे धीरे करके वो उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लेगा और उनको मम्मी बोलने लगेगा। डजेंट मैटर ही इज़ अ फादर और मदर। ठीक है, दिस इज इंटरनलाइजेशन। उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके उसने अपने दिमाग में इंटरनलाइज कर लिया सो दैट उनके एब्सेंस में भी वो उनको मम्मी की तरह ही देख रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो इन सोशियोलॉजिकल व्यू 2 तरह के इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सेल्फ, दूसरा होता है सोशल रोल। सेल्फ क्या होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सोशल रोल की अभी हमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, और रोल मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, उतना इनफ है। ठीक है, तो अभी जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है द सेल्फ। ठीक है, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इज अ इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग वंस ओन, या ओन होना चाहिए था, सॉरी डब्ल्यू और आएगा बीच में, वंस ओन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो सेल्फ क्या है, सेल्फ एक इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट है। कैसा इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, विच रिप्रेजेंट्स वंस ओन पर्सनैलिटी। जैसे आपकी मतलब जैसे जब आप छोटे थे तो अब आप अपने आप को बहुत ताकतवर, अच्छा फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, आप उसको 20 बार बोलो कि आप बहुत ताकतवर हो। ठीक है, अब जैसे एक बच्चे से पेरेंट जो है वो पंजा लड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो पंजा लड़ा रहे हैं और बार बार उससे हारने का नाटक कर रहे हैं, तो बच्चा क्या सोचने लगता है कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। वो है या नहीं है डजेंट मैटर,
आपने उसको करके दिखा दिया, अब वो 20 बार आपने उसको करके दिखा दिया, उसके दिमाग में इंटरनलाइज हो गई ये बात उसके सेल्फ के अंदर कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। दिस इज हिज सेल्फ, द आइडिया ऑफ हिमसेल्फ कि मैं कैसा हूँ, उसका इमेजिनेशन उसके दिमाग में जो है, दिस इज सेल्फ। तो उस इमेजिनेशन में क्या गया कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। अब वो किसी के भी सामने जा रहा बोल रहा है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं तुमको भी हरा दूंगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली सेल्फ। आई होप मैंने बहुत सिंपल समझाया, समझ में आया होगा। इफ नॉट कमेंट करो, आई विल गेट टू योर रिप्लाई टू योर कमेंट पॉजिटिवली। तो एच.एम. जॉनसन के अकॉर्डिंग सेल्फ क्या है, एक ऐसा इंटरनलाइज ऑब्जेक्ट है जो खुद की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड, इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। वही चीज़ सेल्फ इज अ सेल्फ इमेज, इट इज पर्सन्स ओन कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इट अराइजेज ओनली इन इंटरेक्शन विद अदर्स इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि बेसिकली सेल्फ जो है वो दूसरों के प्रेजेंस में ही वो आता है एग्जिस्टेंस में। दूसरे नहीं होंगे तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्शन को नहीं आ पाएंगे। अगर पेरेंट यही नहीं बोलेगा कि तुम ताकतवर हो या कमज़ोर हो बच्चे से, तो ताकतवर होना या कमज़ोर होना उसके लिए मायने ही नहीं रखता, ठीक है। उसको पता भी नहीं ताकतवर और कमज़ोर होने जैसी कोई चीज़ होती है। दिस इज बेसिकली दैट, ठीक है। ये दो बेसिक टर्म्स थे। अब चलो थ्योरीज पे आते हैं। हम 2 थ्योरीज करने वाले हैं, आई गेस 2 या 3, तो लेट्स सी। सबसे पहली है C.H. कूलेज लुकिंग ग्लास सेल्फ, थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो C.H. कूले, चार्ल्स हॉर्टन कूले, ठीक है। तो कूले क्या कहते हैं? कूले कहते हैं कि इंडिविजुअल है डेवलप देयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ बाय ऑब्जर्विंग हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर्स। इंडिविजुअल, ये वही चीज़ है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने सेल्फ को डेवलप करते हैं बाय ऑब्जर्विंग हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर्स, ठीक है। तो ये कूले क्या कह यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि परसेप्शन इज द रियलिटी। जैसा आप परसीव करते हैं वह वो रियलिटी बन जाती है। बच्चा परसीव कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि उसके पापा ने उससे 20 बार हारने का नाटक कर लिया। अब उसका जो परसेप्शन है कि मैं स्ट्रांग हूँ, अब उसके लिए वही रियलिटी है। रियलिटी है क्या, हम फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस बच्चे के लिए दैट इज़ द रियलिटी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपने पापा को हरा सकता हूँ, ठीक है। तो चार्ल्स हॉर्टन कूले कहते हैं कि परसेप्शन इज़ रियलिटी, और ये इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ स्टेजेस बताते हैं। वो स्टेजेस क्या हैं? पहली स्टेज है इमेजिनेशन ऑफ आर अपीयरेंस टू अदर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, हम इमेजिन करते हैं कि हमारी अपीयरेंस टू अदर्स, कि हम दूसरों को कैसे दिखते होंगे, ये हम इमेजिन करना शुरू करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ दैट इमेजिन्ड अपीयरेंस। मतलब क्या है कि हम इमेजिन करते हैं कि जो हमने पहले इमेजिन की थी अपीयरेंस, उसको लेके सामने वाला जजमेंट क्या होगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से सुनो। पहले स्टेज में हम इमेजिन करते हैं हमारी अपीयरेंस जो दूसरे सोच सकते हैं। दूसरे क्या सोचते हैं हम वो नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं वो क्या सोच सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी हमारे हिसाब से। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, जो इमेजिनेशन हमारे अपीयरेंस के बारे में हमने पहले सोची थी, अब हम उसके जजमेंट को इमेजिन कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इमेजिनेशन को लेके लोगों की जजमेंट क्या होगी, अब हम वो इमेजिन कर रहे हैं। और तीसरे पॉइंट में, स्टेज में, हम उस पर्टिकुलर इमेजिनेशन फॉर दैट जजमेंट को के फॉर और अगेंस्ट में एक फीलिंग डेवलप कर लेते हैं। these are 3 stages of what we can say सोशलाइजेशन, ठीक है। अब कूले कहते हैं, जो उनकी थ्योरी का क्रक्स है वो ये है, आपने ये लाइन कई बार सुनी भी होगी, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ। आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, मतलब मैं वो हूँ जो मुझे लगता है कि तुम सोचते हो मैं हूँ, ठीक है। फिर से, मैं वो नहीं हूँ जो मैं हूँ, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो मैं हूँ। मैं वो हूँ
जो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें लगता होगा कि मैं हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर वंस बट ईजी टू अंडरस्टैंड है, और आपने हो सकता है पहले सुनी हो। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट्स दैट आई यूज्ड। आई एम नॉट what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. ठीक है, तो कूले कंक्लूजन देते हैं इस लाइन के साथ कि सेल्फ इज द सोशल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस वॉन्ट एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ सोसाइटी। तो इस कूले का जो कंक्लूजन है वो ये है कि सोशलाइजेशन जो है वो दूसरों के प्रेजेंस में होता है। कैसे होता है? ये 3 वो हैं इसके स्टेजेस: imagination of appearance, imagination of their judgment of appearance, and development of feeling for as per the judgment। ये 3 स्टेजेस हैं। दूसरों के प्रेजेंस में हम अपनी एक इमेज क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम खुद को सोशलाइज करते हैं। तो दिस इज़ द आइडिया ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। मतलब आप एक ग्लास मतलब शीशा, तो आप एक शीशे में शीशा नहीं कहेंगे, कांच कहेंगे, सॉरी, हाँ, ग्लास मतलब कांच। तो आप कांच में खुद को देख रहे हो। वो ये थ्योरी का बेसिक क्रक्स ये है कि आप कांच क्या है? दूसरे लोग। तो दूसरे के प्रेजेंस में ही आप खुद को देख पाते हो इन अ सोसाइटी। दिस इज द क्रक्स ऑफ CH कूलेस लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। अगली जो थ्योरी है वो GH मीड की थ्योरी है ऑफ आई एंड मी। दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एकेडमिक्स में आती है। तो ये है कहाँ पे हुई है? माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी बुक है एक GH मीड की, उसमें पब्लिश हुई है उनके मरणोपरांत, पोस्टमसली। ही एग्रीड विद कूलेज थ्योरी। जो कूले की थ्योरी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ की, ही इज़ मोर और लेस एग्रीड विद दैट थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीड, आई द ह्यूमन एनिमल इज कन्वर्टेड इनटू मी। मीड के अकॉर्डिंग आई मतलब जो मैं हूँ, ह्यूमन एनिमल, आई को वो यहाँ पे क्या डिनोट कर रहे हैं? एज अ ह्यूमन एनिमल। एनिमल क्यों? एक ऐसा ह्यूमन जो अभी सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं सीखा है। तो ही इज़ व्हाट? ही इज़ अ ह्यूमन एनिमल, है ना। इज कन्वर्टेड इनटू मी द कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ इन द माइंड, इन हिज माइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। तो आई क्या है? द ओरिजिनल ह्यूमन एनिमल। अभी उसने सोसाइटी में बिल्कुल कदम नहीं रखा, वो सोसाइटी के व्यूज़ और उनसे बिल्कुल इफेक्टेड नहीं है। आई से मी बनने का रास्ता, मी क्या है? मी इज़ अ कॉन्सेप्शन ऑफ हिमसेल्फ इन द प्रेजेंस या फिर एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी। आई से मी बनने का प्रोसेस ही सोशलाइजेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू GH मीड। इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। पहला चीज़ है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग मतलब चाइल्ड सीज हिमसेल्फ as others see him by playing their role in his mind। मतलब वही बच्चे और पापा वाला एग्जांपल लेते हैं कि बच्चा जो है वो अपने दिमाग में एक रोल प्ले करता है एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज फादर, कि जब वो हार जा रहे हैं तो बच्चा जो है वो बहुत ताकतवर प्रूफ हो जाता है। तो वो रोल प्लेइंग कर रहा है बच्चा इन एक तरह से वर्चुअली। वो अपने आप को अपने फादर की जगह देख रख के उनकी नज़रों से खुद को देख रहा है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो रोल प्लेइंग मतलब खुद को दूसरों की जगह रख के देखना या फिर उनकी नज़रों से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, बेसिकली ये रोल प्लेइंग है। फिर क्या है? सिग्निफिकेंट अदर एक टर्म है। सिग्निफिकेंट अदर वो पर्सन है जो एक बच्चा ऑब्जर्व करता है फॉर द पर्पस ऑफ रोल प्लेइंग। मतलब रोल प्लेइंग करने के लिए बच्चा जिन जिन लोगों को ऑब्जर्व करता है वो कौन है? सिग्निफिकेंट अदर्स। और एक होते हैं जनरलाइज्ड अदर। ये वो पीपल हैं हुज रोल्स द चाइल्ड जनरलाइज व्हाइल एक्टिंग एज सिग्निफिकेंट अदर्स। इसका क्या एग्जांपल है? इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लो एक छोटा बच्चा, उसका एक दोस्त बना, ठीक है, उसका एक दोस्त बना और उसने उसको ए रोल प्लेइंग के थ्रू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को जज कर लिया। अब उसके अगले दिन 6 और नए दोस्त बने, तो अब हर किसी पे जाके सेम प्रोसेस नहीं दोहराएगा। अब वो जनरलाइज जो बाद में दोस्त आए वो सब जनरलाइज्ड अदर्स बन गए। मतलब जो सबसे पहला उसका दोस्त था उसने उसके परसेप्शन के बेसिस पे
इन सब से रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। तो जो पहला दोस्त था वो सिग्निफिकेंट अदर है, लेकिन बाकी जो दोस्त हैं जिनके बारे में, जिनको उसने पर्टिकुलरली रोल प्लेइंग में ऑब्जर्व नहीं किया, बट उनके बारे में भी उसके पास एक क्या कहेंगे, उनकी वजह से भी वो इफ़ेक्ट हो रहा है उसका सेल्फ, तो उनको हम जनरलाइज्ड अदर्स कहते हैं, ठीक है। और चाइल्ड बाय रोल प्लेइंग द सिग्निफिकेंट अदर्स एंड ऑब्जर्विंग जनरलाइज्ड, अरे यार ये क्या हो गया, रियली सॉरी, हाँ, child by role playing the significant others and observing the generalized others develop in his mind his own conception of self, बार हो रहा है, own conception of self and as me from I। तो वही जब बच्चा आई होता है तो वो रोल प्लेइंग करता है ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स और ऑब्जर्व करता है जनरलाइज्ड अदर्स को, और इसके थ्रू वो अपने माइंड में खुद का कॉन्सेप्शन बनाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, एंड इसी प्रोसेस में सेल्फ डेवलप होता है। और इस प्रोसेस को, सेल्फ डेवलप करने के इस प्रोसेस को हम आई से मी बनने का प्रोसेस समझ सकते हैं, और दिस वाज द थ्योरी ऑफ G.H. मीड। अब कुछ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल चीज़ है, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन मतलब वो लोग या वो इंस्टीट्यूशन या वो मीन्स जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर पर्सन को सोशलाइज किया जाता है, ठीक है। तो पर्सनैलिटीज़ डू नॉट कम रेडीमेड, दे आर शेप्ड थ्रू वंस लाइफ। किसी पर्सन की पर्सनैलिटी रेडीमेड तो नहीं होती, वो एक लाइफ उसमें वो होती है शेप थ्रू सोशलाइजेशन, जो हम समझ रहे हैं। पर्सनैलिटी कैसे शेप होती है? बाय सोशलाइजेशन। और शेप कौन करता है? एजेंसीज। दिस इज इम्पॉर्टेंट। पर्सनैलिटी एक इंसान की शेप कैसे होती है? सोशलाइजेशन के थ्रू। और कौन करता है हेल्प या कौन मेनली ऐड करता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में? वो होता है एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। Thus, there are various institutional framework established by society and culture, for example, aimed at socialization of child. कुछ particular socializing agencies की बात करेंगे हम। सबसे पहले फैमिली एक ऐसी एजेंसी है जिसके थ्रू बच्चा बोलना और भाषा सीखता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यूज़। सोसाइटी में ज़्यादातर जो वर्च्यूज़ होते हैं एक बच्चा वो इसी सोशल इंस्टीट्यूशन में रह के सीखता है। इट इज़ प्राइमरी सोशलाइजेशन मोस्टली हैपन्स इन अ फैमिली, ठीक है। दूसरा जो एजेंट है वो है पीयर्स। दिस इंक्लूड्स वंस फ्रेंड्स, कलीग्स एट्सेट्रा। पीयर्स के बीच में रह के बच्चा क्या क्या सीखता है? कोऑपरेशन सीखता है, इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर जैसे फैशन, ट्रेंड एट्सेट्रा, इनको भी सीखता है, ठीक है। और पीयर्स जो है वो फैमिली के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हैं, क्या कहेंगे आप? एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद अगला एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है वो है स्कूल। स्कूल इज ऑल्सो एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। और कैसी है? सेकेंड एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है आफ्टर फैमिली। एजुकेशन के थ्रू सोशलाइज करते हैं, एंड एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सोशलाइजेशन। एंड इंडिविजुअल लर्न्स आइडियाज़, एटीट्यूड, फॉर्मल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। हम ये चीज़ें सीखते हैं स्कूल में और सोशलाइज होते हैं, ठीक है। अदर सोशलॉजिस्ट और कई और भी सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ हैं, जैसे कि मास मीडिया, टेलीविज़न, सोशल मीडिया एट्सेट्रा। स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है बेसिकली, जो लॉज बनाती है, ये सब। ब्यूरोक्रेसी भी इसमें आ जाती है, स्टेट। और फिर टेक्नोलॉजी भी सोशलाइजेशन में काफ़ी रोल प्ले करती है। और रिलीजन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट एजेंसी जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा रहता है ऑन सोशलाइजेशन, ठीक है। ऑन दैट नोट ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। देयर इज़ अ पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू, आस्क यू, कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में खुद सोचें, क्योंकि सोशोलॉजी सच अ सब्जेक्ट जब तक आप खुद नहीं सोचते आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डीप जा नहीं पाती है। तो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ सेड दैट मेन आर जनरली मोर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस एंड प्रेशर एज कम्पेयर टू वुमेन। ऐसा सोसाइटी में माना जाता है कि आदमी जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेशर
हैंडल कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो डू यू थिंक क्या सोशलाइजेशन का इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट में कोई रोल है? किस आस्पेक्ट में? कि जो मेन हैं उनको जनरली स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करने वाला देखा जाता है, जबकि वुमेन को स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करने वाला नहीं देखा जाता। इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न है? इस बारे में सोचना। दूसरी चीज़, सोशलाइजेशन यहाँ पे कैसे रोल प्ले कर रही है। और तीसरी चीज़, अगर सोशलाइजेशन, हाँ वही सोशलाइजेशन, दो ही चीज़ें हैं। पहली, सोशलाइजेशन जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है इस पर्टिकुलर चीज़ में, जब मैन को स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल करने के लायक माना जाता है और वुमेन्स को नहीं माना जाता है। तो इसमें जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है सोशलाइजेशन का, ये आप हाईलाइट करना। और आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इस बारे में सोचना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि what the answer is. And till then, think sociologically, keep thinking sociologically। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट एंड हैव अ गुड डे। सी यू नेक्स्ट टाइम।